नमस्कार साथियों, स्टडी सुबोध में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में बता दूं। एक सीटेट 2015 का पेपर मेरे हाथ में है और सीटेट का एग्जामिनेशन जानते हैं कितना महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन होता है। तो इस एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर के 5 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड में 30-30 क्वेश्चन आते हैं। 30-30 अंक के क्वेश्चन होते हैं, 30-30 संख्या में भी होते हैं। तो उसमें से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मेरे हाथ में है, मैथमेटिक्स पेपर मेरे हाथ में है और ये 2015 का पेपर है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा अभी। और सॉल्व करने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि 2015, 16, 17 ये सब साल में जब हो जाएंगे तो वे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि वो जो है इन्हीं पेपर के सॉल्यूशन की मदद से अपनी आगे की रणनीति बना सकेंगे, आगे की तैयारी को जारी रख सकेंगे। यानी 2022 में पेपर कैसा आएगा कुछ आइडिया उनको मिल जाएगा, थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो बनाना, मेरा ये लेक्चर, मेरा ये पढ़ाना सब सफल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। लिखा हुआ है लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती है, एक बक्से में, यानी एक बक्से में, एक बक्सा में 98 पुस्तक पैक हो रही है। एक बक्सा में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपया है और एक बक्से का मूल्य 518 रुपया है। तो पूछा ये गया है तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य क्या है? यानी पुस्तकों, सारी पुस्तकों यानी इतनी किताबों को पैक करने के लिए जो बक्से चाहिए उन बक्सों का कुल कीमत कितना होगा। तो पहले हम देख लें कि एक बक्सों की संख्या कितनी होगी। एक बक्सा में कुल इतना किताब आता है, इतना किताब पैक करना है। तो इतना किताब पैक करने में कितने बक्से चाहिए? बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या निकालने के लिए 10,290 को 98 से डिवाइड करेंगे। तो 98 डिवाइड करने के लिए आप इसको काट सकते हैं। 2 से कट ही जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 से भी कट जाना चाहिए। 7 14 7 98 और 7 एकम 7 3 10 32 हो गया। 7 चौक 28 28 और 4 32 49, 7 7 49, 0 हो गया। फिर 7 से काटे 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 एकम 7, 0 हो गया। और फिर 2 से काट देंगे 105। कुल 105 बक्से होंगे और एक बक्सा 518 रुपये का है। तो बक्सों की कुल जो कीमत हो जाएगी 518 गुणे 105। तो 518 को 105 से गुणा करने का आसान तरीका क्या है कि 518 को आप 100 से गुणा करिए। 105 का मतलब क्या होता है? 100 और 5। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 518 00। और जब 5 से गुणा करेंगे 5 8 40 0 4 और 5 एकम 5 और 4 9 और 5 5 25 और इसमें उठा के आप जोड़ दीजिए 0 9 0 9 और ये 5 8 13 और 2 1 3 1 4 और ये 54,390 रुपया इसका आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि इसमें 32 नंबर क्वेश्चन का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणीक्रम उत्तम होगा। देखिए, सीटेट के परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता पूछ क्या रहा है। यूपी टेट में समझ में आ जाता है। यूपी टेट में ज़्यादातर संख्यात्मक क्वेश्चन होते हैं, सीधे से टू द पॉइंट हमको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लिखना होता है। लेकिन सीटेट की परीक्षा में समझ में नहीं आता पूछ क्या रहा है। और वो ज़्यादातर क्वेश्चन शिक्षण बेस्ड होता है। शिक्षण बेस्ड यानी कि जो लोग शिक्षण कर रहे होते हैं या फिर शिक्षा शास्त्र या इस तरह का गहन अध्ययन किए होते हैं उनको ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। अब जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणीक्रम उत्तम होगा। बच्चे को आप पूछेंगे कि ये मार्कर कितना लंबा है, छोटा बच्चा है, मार्कर कितना लंबा है, तो उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता, इकाइयों का ज्ञान नहीं रहता, मापन का कोई ज्ञान नहीं है। अगर आप पूछेंगे कि ये 1 किलोमीटर है तो कह देगा हाँ 1 किलोमीटर है। 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर बता देगा।
आप हैं अगर जानकारी रखते हैं कि नहीं नहीं 1 फीट इतना बड़ा होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर उतना होता है, 1 मीटर इतना होता है, तब उस अंदाजा पे बता ले जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि एक बच्चे के दिमाग में अवधारणा बनानी पड़ती है कि लंबाई के मापन संबंधी उसके दिमाग में कुछ तो आइडिया बने। 1 किलोमीटर उसको दिमाग में बने कि 1 किलोमीटर उतना दूर होता है, 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, 30 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, 1 मीटर इतना बड़ा, ये आइडिया उसके दिमाग में बने। तो इसके लिए देखिए कि इसमें क्रम दिया हुआ है, क्रम को पहचानना होगा। और ये लंबाई का मापन जो है मोटे मोटे तौर पर होता है। जैसे इसका मापन अगर कोई पूछे तो क्या 10-15 सेंटीमीटर के आसपास कुछ ऐसा हो सकता है। इसके 3 फीट के 3 बार करेंगे तो 1 फीट लगभग हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर लगभग मान सकते हैं, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, एक अंदाज़ा आपको दे सकता है ये। तो इसमें जो क्रम दिया हुआ है, देखिए पहला है तुलना करना। तुलना करना सही है, यानी कि वो चीज़ों की तुलना करेगा, कौन छोटा कौन बड़ा तो कितना बड़ा, इससे तुलना करेगा, ये तो सही दिया हुआ है। फिर दिया है कि अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, ये भी सही है। अप्रमाणिक माप मतलब ऐसी चीज़ों को मापना जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रमाणिक होना जरूरी नहीं है, यानी कि हम उसके एक्यूरेट माप हमें नहीं चाहिए, यानी कोई लगभग मान दे सकता है, वो अप्रमाणिक माप हो गया। अब फिर तीसरा दिया है प्रमाणिक इकाई को विकसित, यानी तुरंत ही अप्रमाणिक मापों को उपयोग करने के दौरान तुरंत ही वो प्रमाणिक इकाई को विकसित नहीं कर पाएगा, इसलिए गलत है ये। अप्रमाणिक माप अभी दिमाग में उसके आ ही रहा है, तब तक प्रमाणिक इकाई कैसे विकसित कर लेगा वो, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। सेकंड पे ऑप्शन पे आते हैं, देखिए तुलना करना, इसमें भी है अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, यहाँ भी लिखा हुआ है, सही है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग करते करते फिर प्रमाणिक माप का उपयोग करने लगेगा। अप्रमाणिक माप यानी जो बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत ऑथेंटिक माप नहीं है उनका प्रयोग करेगा, पहले लगभग में सब बताएगा और फिर नाप कर बताने लगेगा प्रमाणिक, और फिर उसके बाद जो है इकाइयों को विकसित करने लगेगा दिमाग में, यानी प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करेगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। चौथी कक्षा का विद्यार्थी है, उसके लिए अधिगम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसमें लिखा हुआ है विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याओं को जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है को क्रम में रखने और उसकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यानी 2 अंकों पर दशमलव लगा हुआ है, ऐसी संख्याओं को वो क्रम से रख लेता है, यानी इतना क्षमता उसके अंदर है। तो अगर ऐसा कुछ है तो लिखा हुआ ऑप्शन में कि ये अधिगम के किन उद्देश्यों को उल्लेख करता है, किन उद्देश्यों का उल्लेख करता है। तो पहला उद्देश्य है प्रक्रियात्मक, फिर दूसरा है सुव्यवस्थित करने का कुछ है, फिर तीसरा है सामाजिक और चौथा है विषयात्मक। तो विषय संबंधी उसको ज्ञान हो चुका है, यानी गणित का ज्ञान हो चुका है। गणित ज्ञान में ये सब जो है जानकारी होती है कि उनको क्रम से कैसे लगाया जाए, कौन छोटा कौन बड़ा होगा। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी विषय संबंधी ज्ञान उसको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह सकते हैं। कक्षा 4 में सम्मिति और परावर्तन को की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? सम्मिति क्या होता है? सम्मिति के बारे में जान लीजिए, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है, सम्मिति होती क्या है? सम्मिति, इसको इंग्लिश में सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसा। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए कि कोई सर्कल है, गोल एक वृत्त है, वृत्त को हम अगर आधा आधा काट दें तो इसके दोनों भाग एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी कि सममिति में होंगे, और इसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी सममित रेखा, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, सममित रेखा। और ये दोनों भाग जो है सममिति में होंगे, यानी कि बराबर बराबर होंगे। तो ऐसे होते हैं, जैसे गोल वृत्त में पूछा जाता है कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं, तो ऐसे खींचेंगे तब भी सममित में हो जाएंगे, ऐसे खींचेंगे तब भी सममित में हो जाएंगे। तो बहुत सारे अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज में आयत ले लेते हैं, तो आयत में अगर ऊपर नीचे ऐसे रेखा खींचे तो दोनों बराबर होंगे, यानी कितनी रेखाएं ऐसा खींच सकते हैं कि 2 बराबर भागों में वो बांटे जा सके। तो ये एक रेखा ये खींच लिया, फिर अगर हम इसको खींचना चाहें ऐसे भी खींच सकते हैं, 2 रेखाएं हो गई, तो सममित रेखाओं की संख्या 2 हो गई। अब इधर हम ऐसे खींच सकते हैं,
ऐसे खींच लें तो ये दोनों भाग बराबर ही हैं, तो ऐसे रख करके उलट के रखेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो ये भी सममिति में है और फिर ये भी सममिति है, कुल 4 रेखाएं हो गई सममिति में। इस तरह से सममित रेखाओं की कुल संख्या गिनने के लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो सममित का अर्थ आपको कुछ कुछ स्पष्ट हो चुका होगा। इसमें सेकंड पार्ट पूछा ज्यामितीय संकल्पनाओं, परावर्तन की ज्यामिति। परावर्तन का मतलब कोई प्रकाश किरण आ रही है और फिर उसी तरह से उसी जो है माध्यम में और जितने कोण पर गिर रही है उतने ही कोण पर वो वापस चली जा रही है, तो वहाँ पर परावर्तन बोला जाएगा। इन संकल्पनाओं को सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से माध्यमों की उपकरणों की आवश्यकता होगी? नंबर 1, मोतियों की माला। मोती की माला से आप सिखा पाएंगे? नहीं सिखा पाएंगे, मोती की माला से ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा लिखा हुआ है बिंदु सीट। बिंदु सीट से आप सिखा ले जाएंगे। कैसे सिखा ले जाएंगे? देखिए, ये बिंदु सीट होता है, ऐसे करके बिंदु सीट उससे बना हुआ है। तो बिंदु सीट के माध्यम से आप मिला करके सिखा ले जाएंगे। ऐसे मिलाएंगे ऐसे, और बीच में बिंदु रहेगा, इधर बिंदु रहेगा, तो ऐसे मिला करके आप बता ले जाएंगे कि ये सममित में है, ये परावर्तन हो रहा है, ऐसे करके। तो ये बिंदु सीट इसका जो है सही उत्तर होगा। कक्षा 5 के गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया है कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा 5 के गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया है कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। इस पर जो है कंपटीशन कराया गया है, यानी कि बच्चे जो है आपस में वाद विवाद कर रहे हैं कि प्रभावशाली है कि नहीं है। तो सब बच्चे कुछ इसके पक्ष में कुछ विपक्ष में बोल रहे होंगे। ऐसा बोलने से उनके अंदर तमाम तरह के विधाओं का, तमाम तरह के तर्क शक्तियों का विकास हो रहा होगा। तो पहला इसमें ऑप्शन है कि विश्लेषण और संप्रेषण दोनों का विकास हो रहा है। ये सही बात है। विश्लेषण मतलब जब किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल चीड़-फाड़ कर दिया जाए, बिल्कुल अच्छे से समझाया जाए, तो विश्लेषण ही होता है, और फिर उनको मिला लिया जाए तो संश्लेषण होता है। तो इस तरह का। और यह संप्रेषण लिखा हुआ, संप्रेषण मतलब बोलने की क्षमता, अपने बात को पहुंचाने की क्षमता, तो इसका विकास हो रहा है। ये बात सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही सही है इसका। इसमें जो बाकी का ऑप्शन है आप देखिएगा, संख्याएं लिखने में जिसमें शून्य ना हो, ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मेन मुख्य बात जो है वो विश्लेषण और संप्रेषण, इनके बारे में विकास होगा, उनका प्रोत्साहन करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन 36 में दिया हुआ है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकल्पनाओं में समस्या हो रही है, संख्याओं और परिकल्पनाओं में समस्या हो रही है, तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है। अब सोचिए जरा सा, क्वेश्चन पे सोचिए, क्वेश्चन पर आप टाइम दीजिए। क्या लिखा हुआ? संख्याओं और परिकल्पना नहीं है, परिकलन है। संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है। परिकलन का मतलब होता है कैलकुलेशन, कुछ संख्या लिखना और उसके जोड़ घटाना गुणा भाग, इन सब में समस्या हो रही है। ये तो मैथमेटिक्स की बेसिक नीड है, बेसिक नीड है। यानी कि आप संख्या ही नहीं समझ पाएंगे, आप जोड़ घटाना गुणा भाग ही नहीं कर पाएंगे, तो करेंगे क्या गणित में? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? लेखन अक्षमता है, लेखन अक्षमता नहीं है, वो लिख ले रहा होगा, उतार ले रहा होगा, लेखन अक्षमता नहीं है। नंबर 2 गणितीय अक्षमता, उसके अंदर गणितीय अक्षमता यानी गणितीय जो अभिरुचि होती है वही उसके अंदर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। दृश्य, स्थानिक और पठन अक्षमता, ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ जो है सही है, बस केवल ऑप्शन नंबर 2 यानी गणितीय अक्षमता वाला जो ऑप्शन है यही इसका सही उत्तर है। यानी उसके अंदर गणितीय अभिरुचि वाली जो है विशेषता नहीं है, यानी कहते हैं मैथमेटिकल माइंड, वो नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो जो है मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन वगैरह कुछ कर नहीं पा रहा है, उसमें असमर्थ है वो। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर यानी छोटे बच्चों के लिए व्यवहारिक उपकरण क्या होता है? यानी व्यवहारिक उपकरण का मतलब हम आम बोलचाल में या फिर ज़िंदगी जीते हुए गणित का इस्तेमाल करते रहते हैं। बच्चे से कह दिया जरा सा वो लाओ, चार पेन लेके आओ, 2 कलम लेके आओ, 2 पेंसिल लेकर के आओ, एक उसमें से छोटे भाई को दे दो, ये व्यवहारिक परिकल्पना है, व्यवहारिक जो है उपकरण है ये। यानी व्यवहारिकता के साथ में गणित को सीखना, ये
जो है बहुत मदद करता है, क्योंकि ये बहुत मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? लिखा हुआ है मानसिक और मौखिक परिकलन को की गति को बढ़ाने में, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए शब्दों में। तो इसका सबसे पहला आंसर जो लिखा है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। मानसिक यानी दिमागी रूप से, और मौखिक परिकलन यानी कि ओरल जो है वो कैलकुलेशन कर सकता है। अब कोई बच्चे से कहा गया कि जा कर के 5 कलम लेके आओ, और 5 कलम लेके आए, 2 कलम अपने भाई को दे दिया, कितने कलम बचा? तो उसके अंदर घटाने की जो प्रवृत्ति घटाने का जो कॉन्सेप्ट अंदर दिमाग में बनने लगा, तो ये मौखिक रूप से ही बना है। कहीं वो लिख करके घटा नहीं रहा, लेकिन वो सामने सामने देख रहा है कि चीज़ें घट रही हैं, और इस तरह से उसके अंदर इस तरह का विकास हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? ये भाई अलग टाइप का देखिए क्वेश्चन है। सीटेट वाले बहुत आविष्कार करते रहते हैं क्वेश्चन का, यूपीटेट वाले इतना आविष्कार नहीं कर पाते। सीटेट वाले बहुत मेहनत करते हैं क्वेश्चन बनाने में, ये जो सीबीएसई है। अब इसमें लिखा हुआ है कि खुला अंत वाला प्रश्न, यानी उसमें बिल्कुल ओपन है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो सकता, यानी आंसर उसका बहुत है, अनंत है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, यह पार्ट नंबर 1 है कि आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? तो 15 को जब 3 से गुणा करेंगे किस प्रकार से करेंगे? बहुत करेंगे, 1 विधि से, 2 विधि से, 3 विधि से करेंगे, गुणा करके लिखना नहीं उत्तर। आप पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? 15 3 45, 15 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, या 3 का 15 बार पढ़ेंगे, या 3 का 15 से 3 5 15, 3 कम 3 करके करेंगे। 2-3 विधि से लगा सकते हैं ये। तो इसको हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये खुला अंत वाला है। खुला अंत मतलब अनंत तरीके, अनंत तरीके होंगे तभी खुला अंत कहा जाएगा। तो ये इसमें सही उत्तर नहीं है। कोई 2 संख्या लिखिए। अब देखिए, कोई 2 संख्या लिखिए, कोई 2 संख्या लिखिए जिसका गुणनफल 45 हो। तो हम 2 संख्या 3 15 ले सकते हैं 45 वाला, 9 45 ले सकते हैं, और भी इसमें तमाम जो है बना सकते हैं। 45 गुणे 1 लिख सकते हैं, ऐसे तमाम बना सकते हैं। और फिर इतना ही नहीं, इसके बाद हम बटे में जा सकते हैं। बटे में बटे का मतलब, अब ऐसे मान लो लिख दिया, कोई लिख रहा है 1/2 गुणे 45 गुणे 90 लिख लिया। 2 संख्या लिया हमने, क्या लिखा हुआ है कि कोई 2 संख्या लिखिए। हमने 2 संख्या लिख लिया, 1/2 और 90 लिख दिया। इनका भी गुणा 45 ही होगा, इनका गुणा 45 होगा, इनका गुणा 45 होगा। अब हम जब इस स्तर पर उतर गए हैं कि बटा में भी जा रहे हैं, तब तो फिर वो अनंत हो गई ना भाई। हम 1/2 ले रहे हैं तो हम 1/3 भी ले सकते हैं। 1/3 लेंगे यहाँ पर तो 45 क्या होगा, 3 5 15, 3 4 12, 1 13 135 ले लेंगे। इनका भी गुणा करेंगे, 3 से काट देंगे, इनका भी 45 आएगा। ये तो अनंत वाला हो गया। यही इसका आंसर है। पूछा गया है कि खुला अंत वाला प्रश्न। खुला अंत मतलब कि जिसके इनफाइनाइट आंसर आ रहे हों, यही खुला अंत वाला प्रश्न है। इसके जो और ऑप्शन है उसको ट्राई करिएगा, देखिए कुछ नहीं है उसमें, जो है बिल्कुल सीमित आंसर आएगा। जैसे इसके पार्ट नंबर 3 है, संख्या रेखा प्रयोग करते हो 3 का 5 से 3 बार 15 का मान, ये भी लिमिटेड है। 15 गुणे 3 का मान, ये भी लिमिटेड है। ठीक है, तो इसमें जो है यही वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं। लिखा है कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्या को जोड़ने में कठिनाई का सामना। हासिल वाले 2 अंकों की संख्या नहीं जोड़ पा रहे हैं। हासिल, जैसे मान लीजिए 17 लिखा हुआ है और 28 हो गया, तो हासिल यहाँ लेना पड़ेगा। 8 7 15, ये हासिल लेना पड़ रहा है ना, हासिल। तो ये नहीं कर पा रहे कक्षा 2 वाले बच्चे। तो क्या समस्या हो सकती है? पहला है गणित में रुचि का अभाव। रुचि का अभाव तो नहीं माना जाएगा, उसको अभी टेक्निक नहीं पता है कि ये सब, कि इसको ये नहीं पता है कि ये चीज़ इसमें जोड़ करके आती है और ये इकट्ठा बाद में ये इसको इकट्ठा किया जाता है, ये चीज़ यहाँ लाया जाता है, ये सब नहीं पता उसको। दूसरा है अंकित मान स्थानीय मान, ये बात भी नहीं है। तीसरा है शून्य के महत्व, ऐसा भी बात नहीं है। चौथा है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। पुनर्समूहीकरण क्या हो गया? यहाँ से 15 हुआ, 5 यहाँ लिखा गया, 1 इधर चला गया। 1 इधर जब गया
तो उसको ला करके फिर से यहाँ पर जोड़ा गया, ये हुआ पुनर्समूहीकरण। पुनर्समूहीकरण यानी फिर से समूह बनाया गया इनका, और 2 1 3 1 4 हो गया। इस तरह से ये पुनर्समूहीकरण हो गया। पुनर्समूहीकरण यानी कि जो उधर से कैरी आया, हासिल आया, उसको फिर से हम लोग ले जाते हैं, दहाई में जोड़ते हैं, ये पुनर्समूहीकरण है। बच्चा अगर इस चीज़ को नहीं जानता है तब तो वो हासिल वाला जोड़ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से 39वां क्वेश्चन भी हो गया हम लोगों का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझाएंगे जब क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे तो क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन की वजह से वीडियो लंबा होगा ज़रूर। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे, पूरा वीडियो पढ़ेंगे, देखेंगे, तब जा कर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। और स्किप कर जाएंगे तो फिर वो बारीकियाँ नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि पेपर में आंसर पाना ही केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके आंसर के पीछे का जो व्याख्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? आसान क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्यपुस्तक होता है, उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए? आप सोचिए जरा सा कि कक्षा 2 की गणित है, उसमें विशेषता क्या होनी चाहिए? लाल पीला ये सब तो रंग होने अलग बात है, लेकिन और क्या विशेषता होनी चाहिए? देखिए लिखा हुआ है इसमें ऑप्शन, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। अवधारणा जो होती है, कॉन्सेप्ट, उसको संदर्भ सही देना चाहिए। नंबर 2, इसमें केवल बहुत से अभ्यास होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। वह आकर्षक और रंगीन होना, और दूसरा लिखा मोटा और बड़ा होना, ये एक साइड जो है साइड में विशेषता होनी चाहिए, ये अलग बात है। बच्चे उस चीज़ को पसंद करते हैं, तो पसंद करने भर से वो गणित पढ़ने लगेंगे ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर जो है कुछ विशेषता होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, ये इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। तो वैन हीले के बारे में कुछ जानकारी हमने भी एकत्र किया है, आपको स्क्रीन पर हम दे रहे हैं। इसमें जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है स्तर हो, ये मानसिक चित्रण मतलब देखने वाला जो होता है, देखने वाला जो होता है, इसमें देखिए ऑप्शन लिखा हुआ आकृति को दिखावट के अनुसार, ऊपर जो है क्वेश्चन लिखा हुआ आकृति को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं। दिखावट के अनुसार यानी देख करके अगर कर सकते हैं, जहाँ पर देखने वाला मैटर आ गया वो होगा स्तर 0, यानी अभी देख करके ही देख करके चीज़ों को वर्गीकृत किया जा रहा है कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा। तो देख करके जहाँ पर चीज़ों को वर्गीकृत किया जाता है वो होता है स्तर 0। और इसके और भी स्तर है, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सब बाकी के स्तर हैं, इनको भी आप कभी जा करके गूगल करके इसको पढ़िएगा, समझिएगा, लेकिन यहाँ पर स्तर 0 ही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। पूछा गया है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? संप्रेषण मतलब अपनी बातों को पहुंचा देना, यानी किसी चीज़ को भेजना कहीं पर, यानी हम अगर आपको कुछ इस चीज़ एक्सप्लेन करके अपनी बात को पहुंचा रहे हैं तो ये हमारा जो है संप्रेषण क्षमता कहा जाएगा। तो पूछा यह गया है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? किस क्षमता विकास करना है? तो इसमें लिखा है दंड आरेख को देख करके आंकड़ों को समझना। देख करके समझ रहे हैं तो संप्रेषण क्षमता नहीं वहाँ पर हुआ। संप्रेषण क्षमता में कुछ बोलने जैसा होगा, कुछ बातों को पहुँचाने जैसा होगा। दूसरा कक्षा में पूछे गए प्रश्नों को तुरंत उत्तर देना ठीक है, लेकिन उत्तर देने से भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ करके काम करना होगा, वहाँ संप्रेषण क्षमता आएगा। तीसरा है गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना। दूसरे विचारों का खंडन किया गया है तो कुछ हद तक चल सकता है। तीसरा है गणितीय विचार की सुव्यवस्थित और संचित और स्पष्ट करना। ये सही है इसका, सुव्यवस्थित तरीके से विचारों को स्पष्ट किया जाए, अपनी बात को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से स्पष्ट कर दिया जाए, तो यही संप्रेषण क्षमता का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं।
क्वेश्चन 43 में है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों, दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये आधारभूत संक्रियाएं हैं, ये आराम से कर ले रहा है, यानी 2 धन 2 भी कर ले रहा है, 2 गुणे 2 भी कर ले रहा है, 1/2 गुणे 1/3 कर ले रहा है, 1/2 धन 1/3 कर ले रहा है, ये सब कर ले रहा है। अगर ऐसा कर ले रहा है तो वो चारों में से कौन सा जो है प्रक्रिया को करने में समर्थ है? जैसे विभाजनात्मक अवस्था, उपादान अवस्था, संक्रियात्मक इसमें आ जाएगा। संक्रियात्मक यानी कि ये संक्रियाओं से संबंधित है, यानी जो चारों संक्रियाएं उनसे संबंधित है, इसलिए यहाँ पर संक्रियात्मक अवस्था आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की जो शिक्षा है उसका सेंटर क्या होना चाहिए, यानी सीधे सीधे उनको सिखाना शुरू कर दिया, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, या और कुछ क्या होना चाहिए सेंटर? ये जो है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो उच्चतर गणित के लिए तैयारी, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 2, गणित की अमूर्त विचार जानना, ऐसा भी नहीं है। नंबर 3, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। देखिए, गणित के पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है, और प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल ये बात जो है 100% सही है कि बच्चे अगर कुछ सीख लिए हैं, उनको अगर दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उस सीखने का बहुत बड़ा जो है महत्व है नहीं। तो ये 2005 के अनुसार यही सिफारिश की गई थी कि बच्चे जो है वो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें और अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने में सक्षम हो जाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, और बाकी ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? किसी संख्या की समझ आपके अंदर है कि नहीं, यानी अगर 5 बोला गया तो 5 के बारे में आप क्या समझ रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि इसके लिए कौन सा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। पंक्तिबद्धता मतलब आप संख्या को जान गए, जान करके उसको पंक्तिबद्ध करके लगा ले रहे हैं। अगर आपको 4 संख्याएं दी गई, उनको क्रम से लगा ले रहे हैं, बड़ा छोटा क्रम में या फिर जैसे भी पूछा गया, तो इसका मतलब आपको संख्याओं का ज्ञान है। दूसरा है गणना, कैलकुलेशन, गणना, गिनती कर ले रहे हैं, सही है भी। अंक लिखना जो है, अंक लिखना भी इसका महत्वपूर्ण पहलू है। संरक्षण जो है इसका महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। संरक्षण मतलब संरक्षित करना, उनको याद रखना, ये सब जो है इसका महत्वपूर्ण पहलू नहीं माना जाएगा गणित के समझ का। गणित में तो चीज़ों को आप जो संख्याएं दी गई उनको आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर रहे हैं, पंक्तिबद्ध कर ले रहे हैं, पहचान ले रहे हैं और लिख ले रहे हैं, ये सब अगर आप जानते हैं तो आपको गणित आती है। याद करने जैसा, संरक्षण यानी सुरक्षित करने जैसा कुछ है नहीं। 46वां क्वेश्चन है, अध्यापक ने कक्षा 4 के बच्चों को 36 टाइल्स जो होती है 36 दिया और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? टाइल्स जो होती है, टाइल्स एक प्रकार का वर्गाकार और आयताकार शेप में होती है, उसको कहा कि व्यवस्थित करने के लिए। तो उसमें से पूछा यह गया कि किस संकल्पना का विकास नहीं होगा, तो गुणनफल हो जाएगा, क्योंकि जब टाइल्स रखी जाएंगी लाइन से तो गुणा करके संख्या भी गिन लेगा, और कहीं उनका क्षेत्रफल निकालना होगा, ये भी हो जाएगा गुणा करके। दूसरा क्षेत्रफल भी निकाल सकता है, क्षेत्रफल निकालने का जो है वहाँ पर विकास होगा। आयतन का विकास नहीं होगा, क्योंकि टाइल्स पतला होता है, चपटा होता है, तो वहाँ क्षेत्रफल का रोल है, आयतन का रोल नहीं है, इसलिए आयतन यहाँ पर सही नहीं है। गुणनखंड का भी विकास हो जाएगा। गुणनखंड के बारे में बता दूं, गुणनखंड वे उन संख्याओं को कहते हैं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें। जैसे 6 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 6 के गुणनखंड, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गुणनखंड पर भी क्वेश्चन आता है। तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6, ये 6 गुणनखंड हैं। यानी वे संख्याएं जो 6 को काटेंगे वो 6 गुणनखंड है। बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि 6 गुणनखंड 2 गुणे 3 या 6 गुणनखंड, ऐसा नहीं है। ये गुणनखंड के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है 2 गुणे 3 करके, ये अलग बात है। तो 1 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। तो गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करना अलग बात है, गुणनखंड होना अलग बात है। तो इसमें इसका ऑप्शन जो है 46वें क्वेश्चन का ऑप्शन है आयतन।
ये सही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें लिखा हुआ 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई किसके बराबर है। अब देखिए ये क्लास 4, 5, 6 में आप जब पढ़ रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन का बड़ा प्रचलन रहता है। बच्चे पूछते हैं एक दूसरे से कि लिख के दिखाओ 10,000 10,110 लिख के दिखाओ, 10,000 1111 कैसे लिखा जाएगा। तो उसमें बच्चे गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया 11,000 1111 लिखो। अगर इसमें कोई बच्चा ऐसे लिख गया 11,000 1111 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 11,000 ये है ही नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये तो 1,00,000 हो गया, 11,000 है ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को लिखने के लिए अलग तरीका है। देखिए क्वेश्चन इसमें जो लिखा हुआ है 10,000 10,110 10 दहाई, 10,000 10,110 दहाई, तो 10,000 10,100 10 के बाद 100 और 10 दहाई, ये 10 दहाई है, 10,000 10,110 दहाई। तो जोड़ लेते हैं 0 0 1 1 1 11,100 इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 12,112 को 11 से, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर शेषफल का योग क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे भाग देने में गलती करते हैं। तो आइए देखते समझते हैं कि कहाँ गलती की संभावना होती है। 11 से अगर हम 12,112 को भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 11 कम 11 हो गया, एक बचा यहाँ पर, फिर एक कैरी उतार लिया तो फिर 11 कम 11 हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर जब एक उतारेंगे ना तो फिर यहीं पर एक उतारने के बाद फिर यहाँ पर 0 लगाना होगा आपको। 0 जब लगाएंगे तब जाकर के 2 उतार पाएंगे और यहाँ पर 11 कम 11 हो जाएगा, एक शेष आएगा यहाँ पर। और इसी तरह से 13,223 को 13 से डिवाइड जब करेंगे तो 13 कम 13 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर 2 उतारेंगे, 0 उतारेंगे, 22 हो जाएगा। 13 एक बार ये भी जाएगा और यहाँ पर 12 में से 3 गया 9 हो गया और 3 उतार दिए और 13 से 78 13 सत्ते 91 13 सत्ते 91 हो गया, यहाँ 2 आया। तो और ये 1 और 2 जोड़ दीजिए, 3 आंसर आ जाएगा आपका। इसमें जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, 3। क्वेश्चन नंबर 49 है 56,431 में 56,431 में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर कितना है। 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान तो 6 और 3 0, और 4 का अंकित मान वही रहता है। दोनों के बीच में अंतर क्या, 6,000 और 4 में अंतर कितना है। तो 6,000 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा। 6,000 में 4 माइनस करेंगे, जब उल्टा इधर माइनस करेंगे तो 5,996। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़िए तब तक क्वेश्चन। 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 30, 36, 42 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज। गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब पहाड़ा जान लीजिए आप, पहाड़ा मल्टीपल्स गुणा करके बनता है वही पहाड़ा, यानी कि जो संख्या इन सब से कटेगी वो इन सब का गुणज होगा, सार्वगुणज होगा। सार्वगुणज मतलब जो इन सब से कट जाए वो सार्वगुणज है। सार मतलब कॉमन, गुणज मतलब इनके गुणनफल से बना हुआ संख्या। यानी ऐसी एक संख्या चुनिए
जो इन सब से कट जाए। और इसमें लिखा हुआ है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी सार्वगुणज का मतलब होता है लघुत्तम। सबसे छोटी सार्वगुणज, सबसे छोटी सार्वगुणज। अब देखिए बहुत बढ़िया इसने शब्द निकाला है, इसका मतलब एलसीएम हो गया। फिर इसमें दिया हुआ है सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। गुणनखंड यानी कि वे संख्याएं जो काटें, तो सार्वगुणनखंड यानी एक ऐसी संख्या आप चुनिए जो सबको काटे, और सबसे बड़ा संख्या यानी उससे बड़ा कोई संख्या हो ना, यानी सबसे बड़ी सार्वगुणनखंड संख्या जो होगी वो इन सब का महत्तम होगा। यानी महत्तम यहाँ निकालना है, लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम महत्तम निकाल के उनको आपस में गुणा कर देना है। तो एलसीएम निकाल डालिए, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इनको देखिए 6 से काट दीजिए, 6 25 30, 6 36, 6 7 42, और ये दोबारा जाएगा नहीं, इनका आपस में आप गुणा कर लेंगे तो ये इसका हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम समझ में आया होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया 6 × 5 × 6 × 7, ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ वह संख्या जिसने सबको काटा है 6, यानी इन सबको अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो जो संख्या बनेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा कर सकते हैं, देखिए 6 25 30, 6 7 42, तो 30 × 42 यहाँ कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौक 12, ये हो गया। और फिर ये तो एलसीएम × एचसीएफ निकालने जाना है ना, तो एलसीएम × एचसीएफ हो जाएगा 1260 × 6, ये 0 जैसे 36 हो गया, 3 हो गया, 12 6 72, 73 74 75, 7560 हमारा आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है कि जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, 8:49 PM, PM मतलब रात का मैटर है, 49 PM है, तब सिडनी में, ये दिल्ली में है, और सिडनी में टाइम उस समय हो रहा होता है 1:19 AM। AM का मतलब रात में 12 बजे के बाद जब 1 बजा होगा तो वही AM हो गया, उस समय का टाइम हो रहा है। तो देखते हैं कितना का डिफरेंस आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है। तो अंतर निकालने के लिए कई तरीके से लोग निकालते हैं। आप देखिए मोटे मोटे तौर पर अंतर निकालिए। एक तो घटा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं, एक 19 में से 8:49 घटाएंगे तो इस घटाते समय जो है आपको देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 19 में से 49 तो घटेगा नहीं, तो 19 में से जब 49 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल ले लेंगे। यहाँ से जब हासिल लेंगे तो यहाँ पे 60 बना देगा ये, और ये 60 और 19 मिलाकर कितना हो गया, 60 × 7 = 79, और 79 में से जब 49 घटाएंगे आप तो 30 आएगा, 30 आ जाएगा। और यहाँ पर 0 बचेगा, 0 रात के 0 बजे का मतलब होता है 12 बजे, 12 में से 8 गया 4। इस तरह से ये जो है आपका उत्तर 4.5 घंटे आएगा, यानी 4.5 घंटे का डिफरेंस होगा। अब हम अगर यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे ऐसे लगाना चाहें तो आप बीच में एक लाइन 12 बजे का लिख लीजिए, तो यहाँ से 12 बजे के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो 8:49, अगर 9 बजे से 12 बजे के बीच में 3 घंटे का टाइम हो गया, और 49 मिनट और 60 मिनट के बीच में 11 मिनट ये हो गया, 3 घंटे 11 मिनट यहाँ हो गया, यानी इन दोनों के बीच में 3 घंटे 11 मिनट का टाइम यहाँ हो गया, और यहाँ पर 1 घंटा 19 मिनट हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 घंटे 11 और 1 घंटा जो है 19 जोड़ देंगे जब, 9 1 10 0, 2 1 1 2 1 3, और 3 1 4 हो गया, तो 4 घंटा 30, यहाँ से भी आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि कितने मिनट का गैप चल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि दिल्ली में अगर समय 11:19 है, 11:19 AM, तो सिडनी में क्या बज रहा होगा, तो 4.5 घंटा इसमें जोड़ दिया जाए, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 15:49, 15:49, ये AM का मतलब क्या हो गया, दिन का, और 15:49 हो गया 12 बजे के बाद का, तो ये 3:49 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, यह 3:49। ये 15 16 ये सब बचता है ना रेलवे में, इस तरह के जो है घड़ी का,
पैटर्न चलता है। 12 बजे के बाद, दोपहर में 12 बजे के बाद 13 बजता है, 14 बजता है, वो एक्चुअल में 1 2 3 4 होता है। तो ये हो गया यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 3:49 ये PM हो जाएगा। और PM AM ना लिखना चाहें तो 15:49 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। क्वेश्चन 53 लिखा है, एक मानचित्र पे आधा सेंटीमीटर मतलब ये आधा सेंटीमीटर बराबर दिया हुआ है 125 किलोमीटर। आधा सेंटीमीटर बराबर 125 किलोमीटर। तो पूछा ये गया है कि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर अगर है तो वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है? तो आप यहाँ पर आधा सेंटीमीटर बराबर 125 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर बोला जा रहा है। तो 2000 किलोमीटर के भाग दे करके देख लेते हैं यहाँ पर कितना बार जा रहा है ये। तो आप देखिए कितना बार जा रहा है यहाँ पर 0 0 25 8 200, 8 बार गया है। तो 8 बार यहाँ भी गुणा कर देंगे तो ये 8 × 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है यानी कि गलत है? तो पहला है 25 शतांश। तो 25 शतांश का मतलब डिवाइडेड बाई 100, 100वां हिस्सा। तो ये तो सही है, सही लिखा हुआ है। 0.57 बराबर है 0.5700 के, ये भी सही है। लास्ट में 00 है तो कोई इसका मतलब नहीं है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? 30 का स्क्वायर यानी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर इसमें लिखा हुआ है 4.5 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लिया जाए 100। और 0.2 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं 0.2 × 100। इनका अगर आयत का क्षेत्रफल निकाला जाए, इनका क्षेत्रफल निकाला जाए कितना आएगा? देखिए गुणा करते हैं, इनको गुणा करेंगे अगर तो 450 और ये हो जाएगा 20, गुणा करते हैं 00 आ जाएगा 45 दूनी 90। ये 9000 आ रहा है, ये 900 आ रहा है, ये दोनों आपस में सही नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए यही हमारा उत्तर जो है गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है। क्वेश्चन समझाने की वजह से थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो रहा है, लेकिन आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो पूरा सब कुछ जो है कॉन्सेप्ट सही समझ में आ जाएगा। क्योंकि उद्देश्य केवल एक पेपर सॉल्व करना ही नहीं रहता है, आप सॉल्व करें उसमें काफ़ी कुछ जो है समाहित हो जाए तो ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। लिखा हुआ है किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 660 दी गई है। उसके बाद दिया गया है इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। तो इसमें जो लड़के हैं वो 2/3 है, तो 2/3 कर लेते हैं इसका। 440 लड़के हो गए। और इसी तरह से लड़कियां अगर निकालना हो तो लड़कियों की संख्या निकालने के लिए या तो 1/3 करें या फिर 440 को 660 में से माइनस कर देंगे तो 220 आ जाएगी। ये लड़कियों संख्या, ये लड़कों की संख्या हो गई। इसके बाद दिया गया है लड़कों की संख्या का 3/4, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। तो 440 का 3/4 कर लेते हैं 110, ये 330 हो गया। और फिर लड़कियों की संख्या का दिया हुआ है 1/4 खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर 1/4 कर लेते हैं। 4×5 20, 2×22 4×5 20, तो 55 यहाँ पर, 330 यहाँ पर। ये कुल खिलाड़ियों की संख्या होगा, लड़के और लड़कियों को मिला करके। तो टोटल पूछा गया कुल कितना हुआ, इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो 385 आ जाएगा। और इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वही सही है, वो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। लिखा हुआ है 56वां क्वेश्चन, रेनू अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। ये देखिए, ये इस तरह से एक फर्श है, आयताकार फर्श है।
9 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर 7 मीटर दिया हुआ है और टाइल्स लगाना चाहती है और टाइल्स का साइज़ दिया है। पूछा गया टाइलों के निम्न साइज में से वह कौन से टाइल्स खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइल किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। यानी टाइल्स का साइज, टाइल्स वर्गाकार भी होता है, आयताकार भी होता है, तो दिया हुआ इसमें कौन सा टाइल्स खरीदा जाए कि पूरा फर्श को कवर कर ले और कहीं टाइल्स को तोड़ना ना पड़े। तो ये तो तभी हो सकता है जब टाइल्स का जो डायमेंशन है, टाइल्स का जो साइज़ है वो लंबाई को भी और चौड़ाई को भी दोनों को डिवाइड कर ले तो हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 40 और 65। तो जब 40 और 65 दिया है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो ये 900 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया 700 सेंटीमीटर। तो हमें ये देखना है कि क्या इसकी लंबाई को डिवाइड कर ले रही है या इसकी चौड़ाई डिवाइड कर पा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 65 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। टाइल्स का साइज़ कमरे के साइज़ को डिवाइड करना चाहिए। लंबाई को डिवाइड करे, चौड़ाई डिवाइड करे इस तरह से, या लंबाई चौड़ाई को भी डिवाइड कर सकती है इस तरह से भी, लेकिन डिवाइड नहीं कर पा रही है। इसका सेकंड ऑप्शन है 55 और 40, 55 गुणे 40। यहाँ पर भी वही हाल है, 55 दोनों में से किसी को भी डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो वो भी हमारा रॉन्ग हो गया। तीसरा है 35 गुणे 45। 35 गुणे 45 हम देख रहे हैं कि 45 जो है 900 को डिवाइड कर ले रहा है और 35 जो है वो 700 को डिवाइड कर ले रहा है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। 35 गुणे 45 साइज का अगर आयताकार हम टाइल्स लेते हैं तो वो पूरे जो है फर्श पर आ जाएगा और कहीं काटना भी नहीं पड़ेगा। इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन 35 गुणे 35, तो वो भी रॉन्ग ही है, क्योंकि 35 गुणे 35 एक तरफ से तो डिवाइड कर ले रहा है लेकिन दूसरा 35 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो इस तरह से ये रॉन्ग हो गया। तो कुल मिलाकर के हम जो है ऑप्शन से अगर चलते हैं तो ज़्यादा इजीली हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 57 में दिया हुआ 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। यानी 6 घंटे में जितने सेकंड होते हैं वो कितने मिनट के बराबर होगा, और वो दिन में दिया है ऑप्शन। आप ऐसे लगा सकते हैं कि 6 घंटा में कितने सेकंड, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 6 घंटे में कुल कितने सेकंड हो जाएंगे, 6 गुणे 60 गुणे 60 ये सेकंड हो जाएंगे। अब इसको बोला गया कि मिनट में बदलो और फिर दिन में बदलो। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो अब ये मिनट में बदल गया, और 24 से डिवाइड कर देंगे फिर अगर, तो ये दिन में बदल जाएगा। यानी 60 से भी डिवाइड करना है और 24 से भी डिवाइड करना है। ये 60 कैंसिल, 6 चौक 24 और ये 4 से 15 बार में कट जाएगा। इस तरह से 15 और ये दिन में आंसर आएगा। यानी कि जब ये सब काम हो गया तो ये दिन में उत्तर देगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएँ हैं, यानी 4 बक्से दिए गए हैं घनाभ के आकार का, और लिखा गया कि इनके साइज दिए गए हैं। फिर इसके बाद लकड़ी के 18,440 घन सेंटीमीटर, लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करना, यानी इतने घनों को पैक करना है। लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ क्योंकि बिना लिखे यहाँ पर लगेगा नहीं क्वेश्चन। तो पूछा ये गया है कि कौन से 2 घन ऐसे हैं जो मिल करके इतना आयतन देंगे। बस ये बात, पूरी बात ये है, कौन से 2 घन ऐसे हैं जो आपस में मिल करके इस पूरे आयतन को, पूरे घनों को समाहित कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करें 25 दूना 50, 18 पच्चे 90, ये 9000 हो गया। अब ये पूछा ये गया कौन से 2 मिल करके ये बनाएंगे, तो लास्ट में देखो 40 है भाई, 40 है तो 40 ये अकेले है, ये दोनों मिलकर 40 हो सकते हैं। तो क्या 40 ये हो जा रहा है,
और ये 2 हो गया, 9 9 18, लेकिन 18 240 हो रहा है, 440 चाहिए। तो इसमें ये दोनों मिल करके ये दोनों ऑप्शन चाहिए, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे। इनका टोटल किया जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 2 4 और ये 9 9 18, ये सही हो जाएगा। यानी ये दोनों मिल करके ये इसके बराबर पहुंच जा रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। क्वेश्चन 59 में दिया है किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। 80 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक वर्ग है, यानी वर्ग है ये, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और ए मान लेते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा को, तो इसका परिमाप जो होगा वो 4a हो जाएगा, 4a। और ये दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर के बराबर, यानी ये 80 के बराबर दिया, तो 4 से अगर काट दें तो a बराबर हो गया 20, यानी कि वर्ग की जो भुजा हो गई 20 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की भुजा की दोगुनी है, यानी एक आयत भी है, आयत की लंबाई जो है इसकी दोगुनी है, यानी कि आयत की लंबाई क्या हो गई 40। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो, यानी चौड़ाई जो है b बराबर 20 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 40 गुणे 20 यानी कि 800 हो गया इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 हो गया। तो पूछा गया कि ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 800 माइनस 400 बराबर 400 ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा जो है अपडेट होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आते हैं इसे लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है कि हारून ने एक फल की दुकान पर जाता है, उसने 1.5 दर्जन केले 2.50 प्रति केला की दर से खरीदा। 2.501 केला का दाम है, 1.5 दर्जन केला खरीद रहा है, 1.5 दर्जन का मतलब 12 6 18 केला खरीदा उसने, तो 18 केला खरीदा, 1.5 दर्जन का मतलब 18 केला। 18 से गुणा भी कर सकते हैं इसको, और एक काम और कर सकते हैं, 18 दूना 36 भी हो गया, और 50 पैसा अगर 18 में गुणा करें तो 9 रुपया होता है, तो 36 और 9 45 रुपया उसने खर्च किया। आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, तो 18 से सीधे गुणा कर दीजिए, 18 शून्य 18 5 90 सीधे सीधे आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। और ऐसा भी कर सकते हैं, 18 दूना 36 रुपया यहाँ हो गया, और 50 पैसे की दर से 18 केले का दाम 9 रुपया हो गया, तो 36 9 45 हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 3.5 किलो सेब 57.60 की दर से खरीदा, 57.60 की दर से 3.5 किलो, तो 3.5 का मान क्या होता है, 3.5 का मान होता है 7/2, तो 7/2 हो गया। 2 से आप काट दीजिए, 2 दूना 4 1 5 2 8 16 1 17 2 8 16, और ये हो गया। 7 से गुणा कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। 7 8 56 का 6 हाथ से लगा 5 हो गया, 7 8 56 56 5 61 हो गया, और 6 हो गया, और 7 दूना 14 6 20 हो गया। 201 रुपया 60 पैसा खर्च हुआ। और इसके बाद फिर 75 40 के दर से उसने खरीदा, प्रति किलो दर से 1.5 किलो आम खरीदा, 1.5 किलो आम। तो 1.5 किलो आम का मतलब क्या होगा, 3/2, 3/2 खरीदा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 1 7 2 7 14 1 15 2 7 14, और इनको गुणा कर लेंगे तो 3 0 0 3 7 21 के 1 हाथ से लगा 2, और 3 7 21 22 23 का 3 हाथ से लगा 2, और 3 3 9 2 11, 113 रुपया 10 पैसा यहाँ आ गया। और फिर 750 ग्राम अंगूर खरीदा है 120 के रेट से, तो 750 ग्राम का मतलब होता है 3 पाव, यानी कि अगर हम किलो में बदलें, इसको किलोग्राम में बदलें, 750 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 25 3 75 25 चौका 100, यानी कि 3/4 किलो हो गया। तो 3/4 यहाँ पर आएगा, और 4 से काट दीजिए, 4 3 12, और ये हो गया 90 रुपया। अगर हम इसको जोड़ दें तो देखिए दशमलव के साइड वाला पूरा जोड़ लेते हैं, 0.7 हो जाएगा साइड वाला, और फिर पहला अंक दशमलव के बाद का पहला अंक जोड़ते हैं, ये हो गया ये हो गया ये हो गया और ये हो गया, तो 5 1 6 3 9 ये हो जाएगा। और फिर सेकेंड डिजिट जोड़ते हैं, 9 1 10
4 14, 4 हाथ से लगा 1 1 2 2 4, 449 रुपया 70 पैसा उसने कुल खर्च किया है। काफ़ी उसने खर्चा किया है भाई खाने पीने पर, हैं। और इसमें लिखा हुआ 500 का नोट दिया, तो 500 का जब नोट देगा तो कितना पैसा वापस होगा, तो 500 में से घटाया जाएगा 500 माइनस 449 रुपया 70 पैसा। तो इसमें कई चीज़ों की परीक्षा आपकी एक साथ हो गई। आप गुणा कितना अच्छा कर लेते हैं, व्यवहारिक गणित का प्रयोग कर लेते हैं नहीं कर लेते हैं। फिर उसके बाद ग्राम किलोग्राम बदलना भी हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, दशमलव का घटाना जोड़ भी हो गया। तो कई परीक्षाएं एक साथ हो गई। घटा लीजिए इसमें से 0 10 में 7 गया 3 हो गया, यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पर 4 में 4 गया 0। 50 रुपया 30 पैसा उसके पास बचा हुआ है, और इसमें ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। दोस्तों वीडियो लंबा जरूर हुआ है, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास किया गया। पूरे वीडियो के अंतर्गत हर क्वेश्चन को विधिवत समझाने का प्रयास किया गया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न में कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा।